क्या पढ़ रहे थे हम लोग कल? शायद यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पढ़ रहे थे ना? कल निकालने के लिए दिए थे आप लोग को शायद फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3,4 था जी। बताओ तो। यस सर। हाँ, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 3,4 को यहाँ पे दिखाए 3,4 ए पॉइंट पी है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम किससे मिलाएंगे? ओरिजिन से मिलाएंगे ना। ठीक है, तो ये ओरिजिन से मिला दिए। ठीक है, तो अगर ओपी पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो क्या बताए थे तुम लोग को? एक्स को आई कैप से गुना कर देना, वाई को किससे गुना कर देना? जे कैप से। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो क्या करते थे? आई का जो कोफिशिएंट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरीके से था। ठीक है, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये भी पूछा गया था कि इसका डायरेक्शन बताइए। ठीक है ना, वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो काम चलेगा नहीं, तो क्या बताएंगे? डायरेक्शन भी बताना होगा। तो सपोज ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, तो ए वाला 4 हो, ए 3 होगा, ये क्या हो जाएगा? 4 होगा ना। ठीक है, तो थीटा के अनुसार देखा जाए तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस कितना हो गया? 3। तुम लोग को बेसिक मैथ में पढ़ाए थे कितना डिग्री का वैल्यू ये होता है? tan 53 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। ये आंसर हो गया। ए निकल गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये tan थीटा बराबर 4/3 नहीं समझ में आया होगा तो देख लेना, बेसिक मैथ का हो सकता है क्लास वाला छूटा रहे। ठीक है, 10-12 लेक्चर बेसिक मैथ शुरू में पढ़ाए थे, उसको देख लेना। बेसिक मैथ बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, उसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। हो गया जी। नो सर, एक मिनट। हो गया। हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पर देखेंगे इस वेक्टर को किसके रूप में लिखा गया? आई और जे के रूप में। ठीक है, तो अगर आई जे के रूप में अगर वेक्टर लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो देखेंगे। तो देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर व्हेन इट इज गिवन in the form of in the form of
आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तो देखो मान लो कि कोई वेक्टर दिया गया है इस तरीके से, वेक्टर ए बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is represented by मॉडुलस। मॉडुलस, मॉड को पूरा नाम मॉडुलस कहते हैं, ब्रैकेट में मॉड दिया हुआ है। ठीक है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो लिखेंगे मॉड वेक्टर ए बराबर, देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस वेक्टर के अकॉर्डिंग चलें तो कोफिशिएंट मतलब होता है गुणज, कोफिशिएंट मतलब गुणज, मतलब गुना में कौन है, तो आई के साथ गुना में कौन है एक्स, जे के साथ गुना में कौन है वाई। तो मॉड वेक्टर ये बराबर सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इतना नोट करो, फिर इस मॉड निकालना और सिखाते हैं, क्वेश्चन देते हैं इसके बेस्ट, इसके इस पर आधारित, तो और ज्यादा क्लियर होगा। हो गया जी। 1 मिनट सर। हो गया सर। चलो आगे देखते हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए बराबर 3 j कैप है, वेक्टर ए बराबर क्या है 3 j कैप। हमसे पूछा मॉड वेक्टर ए क्या है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है, ए का मैग्नीट्यूड उसी के अनुसार चलेंगे। तो मॉड वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ जे है, तो आई का कोफिशिएंट क्या है 0। ठीक है, फिर जे का कोफिशिएंट, तो जे का कोफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस फिर के का कोफिशिएंट कितना है, तो के तो है ही नहीं, तो 0 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा √9, फिर क्या लिख देंगे 3, तो ये मॉड 3 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर P है, P बराबर लिखा हुआ -4 k कैप। ठीक है, हमसे पूछा मॉड वेक्टर P बराबर क्या होगा। तो देखिए मॉड वेक्टर P बराबर क्या होगा, I का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो I तो इसमें है ही नहीं 0, J का कोफिशिएंट, J भी नहीं है 0, K कितना है -4 का होल स्क्वायर, तो -4 गुने -4 क्या करेंगे 16 ही हो जाएगा ना, तो 4 ही होगा। तो माइनस लो या ना लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो आगे बनाइए आप लोग क्वेश्चन। वेक्टर बी बराबर 6 j कैप है, मॉड वेक्टर बी बराबर क्या होगा ये बताइए। ठीक है, और भी क्वेश्चन देते हैं, एक नोट करिए फिर एक एक करके देते हैं।
तुम्हारा। अच्छा ठीक, हो गया छोटू। नो सर। यस सर, हो गया। कितना है इसका वैल्यू? सर 6। 6। 0 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 6 ही है, कुछ है नहीं, तो 6 हो गया आंसर। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। अरे अब मोबाइल साइलेंट करने दो। वेक्टर ए बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप। मॉड वेक्टर बी निकालिए आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर बी बराबर, सॉरी मॉड वेक्टर ए लिखना चाहिए था, बी लिख दिए, सॉरी, यहाँ पे मॉड वेक्टर ए कर दो इसको। ठीक है, वेक्टर बी बराबर है 8i कैप माइनस 6j कैप। मॉड वेक्टर बी निकालिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। सबका वैल्यू बताइए तो फटफट। चलिए बताइए जी, जल्दी जल्दी। पहला का कितना आया? सर 5। हाँ, पहला का रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 9 प्लस 16, तो रूट अंडर 25, तो ये हो गया 5। ठीक है, के तो है नहीं तो उसको नहीं लिए। इसमें भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8 का स्क्वायर, माइनस लो या ना लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लस ही होना है। तो 64 प्लस 36 रूट अंडर 100, तो ये वैल्यू हो गया 10। ठीक है, अब इसका देखेंगे मॉड वेक्टर ए, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 29। ठीक है, ये हो जाएगा। हो गया छोटू, मिटा देने यस। दे। यस सर। चलो अब ये भी देख लो कि हम मॉड वेक्टर ए बराबर शुरू में फॉर्मूला लिखा है, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखा दिए? तो समझो, मान लो कि ए पोजीशन वेक्टर दिया गया है ना, ए,
अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलें तो इस कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तीनों कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, वाई ए हो गया, जेड ए हो गया। तो पॉइंट को ऐसे लिखेंगे। अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको ओरिजिन से मिलाएंगे ना जी। यही मैग्नीट्यूड निकाल, मॉड क्या होगा, यहाँ से यहाँ लेंथ होगा, तो ये वाला तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ये वाला क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, अगर तुमको लेंथ लगाना होगा, लेंथ निकालना होगा तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कैसे होगा, x2 माइनस x1, तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कारण है। ठीक है, ये बता दिए तुमको संतुष्टि के लिए, ऐसे इसको कुछ फायदा है नहीं, सिर्फ इतना याद रखना मॉड वेक्टर बराबर इतना होता है, उससे काम चल जाएगा। कोई दिक्कत कहीं, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक, लास्ट जो वेक्टर है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट जो होता है, पढ़ा होगा 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट, वही यहाँ भी है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से ऐसे घूमते घूमते यहाँ बी पे पहुंचा। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या कहलाता था, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी वही होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो वेक्टर बनेगा इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल पॉइंट की तरफ उसका टेल होगा, ठीक है, और फाइनल पॉइंट की तरफ उसका हेड होगा। ठीक है, अब पिछला क्लास में तुम लोग को बताए थे कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो उसको ओरिजिन से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं, ओरिजिन से। तो मान लो ए पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ए को ओरिजिन से मिलाएंगे ना जी। तो ऐसे ए वाला जो हो गया ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब मान लो कि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो इसको भी मिलाएंगे बी से, ओरिजिन से। तो यहाँ पर ओ ए जो हो गया वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ नहीं, ऐसे लिखते हैं लैंग्वेज थोड़ा सा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, शॉर्ट बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बार बार यूज होगा, तो शॉर्ट में हम यूज करेंगे आईपीवी। ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओबी क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको बोलेंगे एफ पी भी, शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक, तो देखो जब भी हमको, देखो तीनों में रिलेशन क्या होता है, ए बी जो हो गया वो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए बी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ए रिलेशन फॉलो करेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको याद रखना होगा। कैसे आया आगे पता चलेगा, अभी इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आगे पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, वहां एक्सप्लेन कर देंगे क्यों हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर इसका कुछ लैंग्वेज लिखाएंगे, उसके बाद ये लास्ट में लिखा देंगे जो अभी लिखा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। नोट करो यहां तक।
हो गया छोटो? यस सर। तो लिखो नीचे, डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर is called डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। इसको पाथ से कुछ लेना देना नहीं होता है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट में भी होता है। हो गया छोटू? नो सर, एक मिनट। यस सर। चलो, सपोज ए पार्टिकल is initially at point P and moves to Q by following the path PRQ। ठीक है, एक मिनट रुको तो, ARB होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर पॉइंट P पे था A, हमको लगा B, तो ARB होना चाहिए। करेक्ट कर लो, समझाते हैं क्या लिखा है। हो गया जी? नो सर। यस सर। देखो क्या लिखा है इसमें, जो लिखा गया पहले पार्टिकल ए से था, ठीक है, ए पे था, ए और बी पाथ को फॉलो करता हुआ कहां पे पहुंचा? बी पे, वही लिखा गया और कुछ नहीं है। ठीक है ना? अब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, याद रखना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये एकदम याद होना चाहिए। हो गया जी? यस सर। चलो देखो, क्वेश्चन लिखो, सपोज ए पार्टिकल is initially at point
at point 3, 4 and finally reached at point 5, 2. Find the displacement vector also find its magnitude. देखो पहले था 3, 4 पे, पहुंच गया 5, 2 पे। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर मान लो OA मानते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को A पॉइंट मान लिए, इसको B मान लिए। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर OA जो होगा वो क्या होगा, क्या बताए थे पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए? x को I से गुना कर दो और y को किससे गुना कर दो, j से। ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वैसे ही वेक्टर वो भी निकालेंगे तो ये फाइनल पोजीशन होगा वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर OAB बराबर फाइनल कितना है, 5i कैप प्लस 2j कैप, इनिशियल कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अब सर आपकी माइनस, वॉइस ग्लिच कर रही है। आवाज क्या हेलो, हो रही है? आपकी सर आवाज सर चिपक रही है, समझ नहीं आ रही कुछ। आवाज नहीं सुनाई दे रहा, आप दे रहा है? सर आवाज सर फस फस के आ रहा है पूरा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? हाँ जी, तुमको भी दिक्कत है, क्या नाम है उसका? नो सर, हमको ठीक आ रहा है। ओ, इसका मतलब आपका नेटवर्क वगैरह कुछ दिक्कत होगा। देखो वेक्टर AB बराबर 5i कैप प्लस 2j कैप, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो -3i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना, i वाला i से घटता है, एक जात वाला i वाला i से घटेगा। तो हम वेक्टर AB बराबर लिख सकते हैं, 5 में से 3 गया तो कितना, 2i कैप, ठीक है। और 2j में से, 1 मिनट यहाँ पे गलती कर दिए हैं थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, ठीक है। 2j में से 4j घटेगा तो -2j हो जाएगा ना जी। तो वेक्टर AB बराबर इतना हो गया, ठीक है। ए निकल गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसी में कह रहा था इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, I का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। तो ये हो गया। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, अभी ये बेसिक है। मेन इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी सब आगे चल के टोटल मिक्स होगा जितना भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन बनता है मिक्स करके। हो जाएगा तो बता देना। हो गया सर। यस सर, हो गया। अब देखो आगे जो टॉपिक है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखो मान लो ये है वेक्टर ए और ये वाला क्या है, वेक्टर बी, ठीक है। ये थीटा है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी डिफाइंड होता है जब दोनों टेल टू टेल रखा हुआ है। एंगल बिटवीन द
two vectors are always defined when they are put tail to tail, जब दोनों टेल टू टेल रखा हुआ हो तभी डिफाइंड है। ठीक है ना? तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। अब इसका यूज कैसे करना है जो एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, यहाँ तक लिखो। दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी डिफाइंड है जब दोनों टेल टू टेल जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे से। हो गया जी? नो सर। हो गया ना? यस यस। देखो, मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए, दूसरा वाला वेक्टर ऐसे है, वेक्टर बी। ए वाला एंगल जो है 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताइए क्या क्या होगा। दूसरा, मान लीजिए कि इस तरीके से है कोई, ये है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, ठीक है। और ए वाला एंगल दोनों के बीच जो है वो 80 डिग्री है, ठीक है। इसमें कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो बताइए, एक आंसर बताइए क्या होगा, कितना डिग्री होगा दोनों के बीच। देखो, थ्योरी में अभी पढ़ा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी डिफाइंड है जब दोनों टेल टू टेल रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी का हेड है, ए का टेल है, तो दोनों को पहले टेल टू टेल कर लेंगे। कैसे टेल टू टेल कर लेंगे? तो पहले पढ़ाए थे किसी भी वेक्टर को पैरेलल कर सकते हैं। मान लो वेक्टर ए है तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ाए थे। या फिर एक चीज और पढ़ाए थे कि आगे पीछे भी कर सकते हैं, वेक्टर ए है तो आगे कर लिए या पीछे कर लिए, ठीक है। तो इसको वेक्टर बी को अगर आगे करते हैं, ठीक है, वेक्टर बी को अगर बढ़ा के ऐसे कर दिए वेक्टर बी, अब ये नहीं रहा हमारा वेक्टर बी, वेक्टर बी आगे शिफ्ट हो गया जो रेड कलर वाला है। तो इसको आगे बढ़ा दिए तो अब देखो वेक्टर बी का टेल यहाँ आ गया और ए का टेल तो पहले से था। तो हम कह सकते हैं ए वाला जो होगा वो दोनों के बीच का एंगल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। तो थीटा बराबर कितना होगा? तो 180 माइनस 120 लिख सकते हैं ना जी, तो 60 डिग्री होगा। बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस। यस सर। तो दूसरा वाला का आंसर बताओ आया तो। हंड्रेड डिग्री सर। देखो, वहां 180 माइनस 180 में से कुछ घटा दिए तो यहाँ भी तुम सोचे कि 180 में से कुछ घटा देते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखो दोनों का हेड है, तो दोनों का हेड है तो दोनों को इस बार शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ए को शिफ्ट करे तो ए इधर शिफ्ट हो गया, बी को शिफ्ट किए तो बी इधर शिफ्ट हो गया,
ठीक है। अब देखो दोनों का टेल है यहाँ पे, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 डिग्री ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों हेड टू हेड रखा हुआ है या टेल टू टेल, तो वही एंगल हो जाता है जो दोनों के बीच में है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, कोई दिक्कत। समझ में आ गया ना जी, एंगल कैसे लेना दो वेक्टर के बीच में। यस सर। चलो ठीक, देखो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर दो, टू को हटा दो, क्योंकि दो से ज्यादा भी सीखेंगे फिर हम लोग को, 3 ला है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये हेडिंग डालो। तो इसको हम कल पढ़ाएंगे, आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा लंबा है, इसमें समय चाहिए, आज तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसको कल बताया जाएगा। किसी को कोई डाउट है, कुछ पर्सनल सवाल तो पूछ सकता है। नो सर, थैंक यू।